Hello everyone, my name is Ishan Tripathi and I welcome you to ePedagogue. We were doing class 8 geography and we had almost covered 5 chapters of it. We were on chapter 5 industries. आज हमारे को क्वेश्चन एंड आंसर्स करने हैं, हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे और इसी के साथ हमारा सेकंड लास्ट चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद हम अपने लास्ट चैप्टर को उठाएंगे. सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स गेट इनटू द क्वेश्चन आंसर सेक्शन. सो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, व्हाट इज मेंट बाय द टर्म इंडस्ट्री. जैसे कि मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था, इंडस्ट्री मतलब कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसमें जो भी रॉ मटेरियल्स होता है उसका प्रोडक्शन या फिर उसकी प्रोसेसिंग या फिर डिस्ट्रीब्यूशन, ऐसी कोई भी चीज जिसमें हमने प्राइमरी सेकेंडरी या टर्शियरी एक्टिविटी हम करते हैं, तो उसको अगर मान लो कि जैसे कि कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी, इसको ऐसे समझो, ऐसी कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो कि रिलेटेड है किस चीज से, प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस, कलेक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस और एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं प्राइमरी एक्टिविटी. सेकेंडरी एक्टिविटी में क्या करते हैं, वेयर वी प्रोसेस द प्रोडक्ट्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्राइमरी एक्टिविटी इनटू सम मोर यूजफुल प्रोडक्ट्स. और टर्शियरी एक्टिविटी में क्या होता है, वेयर वी आर कंसर्न्ड विद एलोकेशन ऑफ सर्विसेज और प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्विसेज. तो चाहे कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, चाहे वो प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, टर्शियरी हो, प्राइमरी सेकेंडरी, सेकेंडरी टर्शियरी या फिर तीनों ही हो, ऐसी किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी में उसको हम इंडस्ट्री कहते हैं. जैसे कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है, जैसे कि हॉस्पिटैलिटी एक इंडस्ट्री है. देखो हॉस्पिटैलिटी में क्या हो रहा है, हम केवल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उससे क्या हो गया, वो क्या हो गया, एक टर्शियरी सर्विस से रिलेटेड हो गया, यानी वो भी एक इंडस्ट्री है. आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में क्या कर रहे हैं, हम रॉ मटेरियल का प्रोडक्शन भी कर रहे हैं, उसका प्रोसेसिंग भी कर रहे हैं, आउटपुट कुछ निकल रहा है, फिर उससे भी और कुछ बना रहे हैं. तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग भी कर रहे हैं और प्राइमरी एक्टिविटी जैसे माइनिंग होती है वो भी कर रहे हैं. तो कुल मिला के आयरन एंड स्टील भी एक इंडस्ट्री बन जाती है. तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसमें कि हम प्राइमरी, सेकेंडरी या फिर तीनों टर्शियरी एक्टिविटी तीनों अगर इंक्लूड करते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे एक वो है इंडस्ट्री. सो ये हो गया. दूसरा क्वेश्चन हमारे सामने आता है, विच आर द मेन फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द लोकेशन ऑफ एन इंडस्ट्री. जैसे मैंने आपसे कहा था कि किसी भी इंडस्ट्री की लोकेशन के लिए आप क्या देखोगे. इसको करने के लिए हम एक काम करते हैं, देखो जैसे मान लो जो भी इंडस्ट्रियल लोकेशन आप चूज करते हैं, मतलब अब मैं चाहता हूं कि आप सोचें एक बिजनेसमैन की तरह. तो सबसे पहले आप क्या देखोगे, क्या जहां पर आप इंडस्ट्री को लगाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या वहां पे रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी है. दूसरा आप देखोगे क्या वहां पर ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी है. तीसरा आप वहां पर देखोगे क्या वहां पे पावर सप्लाई है. चौथा आप देखोगे क्या वहां पे मार्केट है. पांचवा आप देखोगे क्या वहां पर चीप लेबर अवेलेबल है. और क्या वहां पे कैपिटल की अवेलेबिलिटी है. ओके तो ये 6 चीजें मिलकर डिसाइड करेंगी कि क्या आप वहां पे इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं या नहीं लगाना चाहते. ये बात सही है कि ऐसा नहीं हो सकता कि 6 की 6 चीजें आपके फेवर में हो. आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन सी चीज आपके लिए सबसे ज्यादा महत्व रखती है और क्या वो चीज है कि नहीं. फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले रॉ मटेरियल. भाई आप कुछ भी बनाना चाहते हो, जहां आप इंडस्ट्री लगा रहे हो वहां पे रॉ मटेरियल तो मिलना चाहिए ना. ऐसा थोड़ी ना कि आप बहुत दूर से रॉ मटेरियल मंगा लोगे. और ऐसा भी किसी केस में हो सकता है कि बहुत दूर से रॉ मटेरियल मंगाते हो, मगर फिर बाकी की जो फैसिलिटीज होंगी वो टॉप नॉच की आपके पास होंगी, है ना. दूसरा ट्रांसपोर्टेशन. ट्रांसपोर्टेशन किस लिए, भाई आप कुछ रॉ मटेरियल मंगाओगे, कुछ चीजें एक्सपोर्ट करोगे, तभी ना. उसके लिए आपको के लिए क्या चाहिए, आपको अच्छा ट्रांसपोर्टेशन का नेटवर्क चाहिए. तीसरा क्या है, पावर सप्लाई. भाई आप कुछ भी आज प्रोड्यूस करते हैं तो उसके लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है, क्योंकि मशीन्स कैसे काम करेंगे, तो पावर सप्लाई भी होनी चाहिए. आप ऐसे दूर में बिया बहान में आप थोड़ी ना इंडस्ट्री लगा दोगे जहां पे पावर सप्लाई नहीं है. फिर चीप लेबर. मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया था, आपको फिर से एक बार उस चैप्टर को देखना पड़ेगा.
जहां मैंने एप्पल प्रोडक्ट्स के बारे में बताया था कि एप्पल को डिजाइन, जो एप्पल है वो अपने प्रोडक्ट्स को डिजाइन जरूर कैलिफोर्निया में करता है, बट उसकी असेंबलिंग चाइना में होती है। और उसकी असेंबलिंग चाइना किस वजह से होती है? इन्हीं रीजंस की वजह से कि वहां पे चीप लेबर अवेलेबल है, सस्ते में लोग मिल जाते हैं काम करने के लिए, स्किल्ड लोग भी होते हैं। इसके अलावा वहां पे रॉ मटेरियल भी मिल जाता है, ट्रांसपोर्टेशन भी मिल जाता है। इन सारे कारणों से अगर एप्पल के फोन्स यूएस में बनाती तो वो और महंगे होते, पर क्योंकि वो चाइना में बनाते हैं जहां पे ये जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है या फिर जो फैक्टर्स जो डिसाइड करते हैं लोकेशन ऑफ एन इंडस्ट्री, वो काफी चीप हो जाते हैं वहां पर जाके। ठीक है, इसके बाद मार्केट। मैंने आपसे कहा था कि मार्केट आपको चाहिए होता है बहुत सारी चीजों के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो भी आप प्रोडक्ट निकाल के बेच रहे हैं, मतलब जो भी आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, यू नीड टू सेल देम। आप उनको अपने हॉबी के लिए नहीं बना रहे, यू नीड टू सेल देम, एंड टू सेल देम यू नीड अ मार्केट. So where will you get this market? Of course, you will place your industry in such location where it is nearby to the market. That is one. Number two, market also provides with certain tertiary services. For example, banking, loan, finance, insurance. इन तरीके की जो सर्विसेज होती हैं, ये आपको मार्केट ही प्रोवाइड करता है. हमने देखा था कि किस तरीके से टाटा सर ने जो जमशेदपुर में अपनी इंडस्ट्री का लगाया था, आयरन एंड स्टील प्लांट लगाया था, वो आयरन एंड स्टील प्लांट उन्होंने वहीं क्यों लगाया? उसका एक कारण था, कलकत्ता वहां से काफी ज्यादा पास में था. और कलकत्ता क्या कर रहा था? कलकत्ता जो है एक मार्केट सर्व कर रहा था, मार्केट की तरह था उनके लिए, है ना. और फिर कैपिटल का मतलब सिंपल हो गया, मतलब जो इनिशियल पैसा होता है, ये मशीन होती है, उसको हम कैपिटल कहते हैं, है ना. तो ये हो गया हमारा, ये दीज आर द फैक्टर्स दैट डिसाइड ऑन द लोकेशन ऑफ एन इंडस्ट्री. लेट्स गो. तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारा, सेकंड हो गया, थर्ड देखते हैं. विच इंडस्ट्री इज ऑफन रेफर टू एज द बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री एंड व्हाई? मैंने आपको पहले ही बताया था कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को हम बैकबोन इंडस्ट्री कहते हैं या फिर फीडर इंडस्ट्री भी कहते हैं. ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो इंडस्ट्री है, इसका जो फाइनल आउटपुट है यानी स्टील, वो स्टील जो है वो हर सेक्टर में यूज होता है. जिस भी सेक्टर में आप इंडस्ट्रीज को देखेंगे वहां पे मशीन्स का इस्तेमाल तो होता ही है, और मशीन्स का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट स्टील होता है. अगर स्टील इंडस्ट्री, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री स्टील ही प्रोड्यूस नहीं करेगी, तो फिर ये जो स्टील है, ये जो लास्ट में जो प्रोडक्ट बन रहा है, इससे जो बनने वाली मशीन्स हैं वो भी नहीं बनेंगी. और अगर मशीन्स नहीं बनेंगी, जो कि हर जगह यूज होती हैं, चाहे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री ले लो, चाहे किसी और इंडस्ट्री में लेदर इंडस्ट्री ले लो, या कोई भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री ले लो, तो उसमें क्या होगा? वो मशीन्स भी नहीं बन पाएंगी. और जब मशीन्स नहीं बन पाएंगी तो आपको पता ही काम ठप पड़ जाएगा. इसलिए इनको फीडर इंडस्ट्री भी कहते हैं, क्योंकि इनका अगर आउटपुट नहीं निकला आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का, तो लोगों का इनपुट भी अच्छे से काम नहीं हो पाएगा, क्योंकि दे नीड मशीन्स एंड मशीन्स आर बिल्ट ऑफ स्टील. दे आर बिल्ट ऑफ अदर मिनरल्स ऑल्सो, बट प्राइमरीली जो फ्रेमवर्क होता है वो स्टील का ही होता है. बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में स्टील के फ्रेमवर्क होते हैं, ठीक है, सरिये जैसे कहते हैं. Why cotton textile industry rapidly expanded in Mumbai? हमारे को पता है कि फोर्ट ग्लॉस्टर में सबसे पहले बना था. फिर हमने देखा था कि कैसे मुंबई में जो समय बॉम्बे हुआ करता था अंग्रेजों के जमाने में, 1853-54 की बात हो रही है ये, तो उस टाइम पे बॉम्बे में ऐसा क्यों हुआ कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री रैपिडली एक्सपैंड हुआ? सिंपल सी बात, वही वाला लॉजिक, फैक्टर्स को सोचो और अपने आप सब कुछ हो जाएगा. क्योंकि रॉ मटेरियल की कोई कमी थी नहीं, क्योंकि वहां पर ब्लैक सॉइल भी थी आसपास के महाराष्ट्र के रीजन में, जिससे कॉटन मिल जाता था. उसके बाद आसपास के एरिया में चीप लेबर अवेलेबल था. इंडस्ट्रीज को ह्यूमिडिटी चाहिए थी और वार्म क्लाइमेट चाहिए था. फिर मैंने आपको बताया था कि यहां पे पोर्ट भी था. इन सारे कारणों से मुंबई में जो इंडस्ट्री थी वो रैपिडली एक्सपैंड हो गई और उनका काम हो गया. अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं. बोले फोर्ट ग्लॉस्टर कौन सी जगह पर था? हमारे को पता है वेस्ट बंगाल में था, कोलकाता में, है ना. हालांकि ये वो जगह है सबसे पहले जहां पर इंडस्ट्री लगी थी, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, बट सक्सेसफुल नहीं हो पाई थी क्योंकि थोड़े दिनों बाद ही बंद हो गई थी. पहली सक्सेसफुल कहां हुई थी? बॉम्बे में हुई थी. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल फाइबर? नायलॉन, एक्राइलिक, रेयन, पॉलिएस्टर, ये सारे सिंथेटिक फाइबर्स हैं, मैनमेड फाइबर्स हैं. इसमें से जूट है जो कि नेचुरली पाया जाता है, इसको हम गोल्डन फाइबर भी कहते हैं, हमने एग्रीकल्चर के चैप्टर में पढ़ा था. चौथा, हमें डिस्टिंग्विश करना है इनके बीच में. एक है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, दूसरी है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री. सिंपल सा है यार. एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री में हम एग्रीकल्चर से जो ऑब्टेन्ड प्रोडक्ट्स हैं उनको रॉ मटेरियल की तरह यूज करते हैं.
एग्जाम्पल के तौर पे हम बोल सकते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री, राइट। इसके अलावा फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, ये सब किसके एग्जाम्पल्स हैं? ये है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री के। और मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री क्या होती है? जो कि मिनरल्स के ऊपर डिपेंड करती है, जो कि हम एक्सट्रैक्शन से, माइनिंग से प्राप्त करते हैं, राइट। हमने देखा था कि किस तरीके से आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री एक मिनरल इंडस्ट्री है, वो उसका एग्जाम्पल हो गया, सिंपल सी बात है। इसके बाद बातें करते हैं पब्लिक सेक्टर और जॉइंट सेक्टर। ये डिस्टिंग्विश किस बेसिस पे हो रहा है इंडस्ट्रीज का? ये हो रहा है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। पब्लिक सेक्टर में कौन ओनर होगा? सरकार ओनर होगी। और जॉइंट सेक्टर में कौन होगा? दोनों ही होंगे, सरकार भी होगी और लोग भी होंगे। कितना परसेंटेज किसका है ये तो आपस के अग्रीमेंट पे डिपेंड करता है। पब्लिक सेक्टर का एक एग्जांपल दे दो, जैसे कि सेल, गेल, ये सारी भेल, बीएसएनएल। और पब्लिक जॉइंट सेक्टर का क्या है? मारुति उद्योग लिमिटेड। खत्म। दो आपने बता दी क्लासिफिकेशन के, हो गया खत्म। नेक्स्ट हम बात करते हैं, दो एग्जांपल्स हमारे को देने हैं इन सारी कैटेगरीज के, राइट। अब फॉर एग्जांपल हम नीचे से शुरू करते हैं। कोऑपरेटिव्स। कोऑपरेटिव्स में क्या है? आपको याद है मैंने आपको बताया था कोऑपरेटिव इंडस्ट्री, दो एग्जांपल बताए थे। एक मैंने आपको बताया था अमूल का और एक दिया था मैंने सुधा डेयरी का। तो यहां पे लिख लो, एक अमूल, मैंने आपको बताया था अमूल का फुल फॉर्म क्या है? आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, राइट। ये है अमूल। और ये क्या है? सुधा डेयरी। ये सुधा डेयरी है। ये भी किसका एग्जाम्पल है? कोऑपरेटिव इंडस्ट्री का। कोऑपरेटिव इंडस्ट्री क्या होती है? जहां पर रॉ मटेरियल के सप्लायर्स या फिर वहां के जो वर्कर्स हैं वही उसके ओनर बन जाते हैं। कॉटेज इंडस्ट्री, भाई पॉटरी, POTTERY, पॉटरी। और इसके अलावा वीविंग, ये क्या बन गई? ये बन गई कॉटेज इंडस्ट्री, जिसमें हम बर्तन में, एक में बर्तन बनाते हैं और एक में हम क्या करते हैं? हम फाइबर बना रहे हैं, यान से हम फाइबर बना रहे हैं, एक इसमें वीविंग में। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज के दो एग्जांपल लिखने हैं। कौन कौन से लिख सकते हैं भाई? एक आप लिख सकते हो टेक्सटाइल इंडस्ट्री, और दूसरी लिख सकते हो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। फूड प्रोसेसिंग में कैसे? जैसे ब्रेड बनाते हैं, ब्रेड कैसे बनेगा? फूड को प्रोसेस करें, कैसे? वीट का जो फ्लोर होता है उसको प्रोसेस करते हैं। या इसके अलावा जो टमाटर होता है उससे हम सॉस बनाते हैं, वो सब फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की एग्जांपल है। और टेक्सटाइल में क्या कर रहे हैं हम? जो लेदर मिल रहा है, जो जूट मिल रहा है, जो कॉटन मिल रहा है, उससे हम क्या कर रहे हैं? फाइनल फैब्रिक बना रहे हैं। फिर क्या बोला? टर्शरी एक्टिविटी के दो एग्जांपल। सिंपल सी बात है। कौन से दो एग्जांपल? एक आप बोल सकते हो बैंकिंग, एक आप बोल सकते हो इंश्योरेंस। फिर आता है क्या था? एंड प्रोडक्ट्स। अच्छा, रॉ मटेरियल और एंड प्रोडक्ट्स मतलब फिनिश प्रोडक्ट्स, जो इंडस्ट्री का आउटपुट होता है वो कैसे होगा? भाई एक एंड प्रोडक्ट का एग्जांपल एक लिख सकते हो आप, स्टील। और एक का आप लिख सकते हो पेपर, जो आप पेपर पे लिखते हो वो पेपर। और रॉ मटेरियल्स इसी का बना लो, है ना। जैसे इसका जो रॉ मटेरियल क्या होगा? आयरन ओर। आयरन ओर हम रॉ मटेरियल की तरह यूज करते हैं और फिनिश प्रोडक्ट्स में या आउटपुट में स्टील निकलता है। वैसे ही पेपर, पेपर किससे बनता है? पल्प से बनता है। पल्प किससे बनता है? बार्च ऑफ अ ट्री से बनता है, बार्च ऑफ ट्री। खत्म। और क्या भाई? बस ये तो हो गया। इसी के साथ हमारे क्वेश्चन आंसर सेक्शन में हमने सारे क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट कर लिए। आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट्स क्वाइट वेल। और हर बार जब आप क्वेश्चन आंसर्स का ये कोई भी वीडियो देखते हैं ना, उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप एक बार पहले वो वीडियो जरूर देख लेना जो हमारा मेन चैप्टर का है। जब आप मेन चैप्टर का वीडियो देख लोगे, उसके बाद ही तुरंत बाद क्वेश्चन आंसर देखना। ऐसा भी हो सकता है कि आपने क्वेश्चन आंसर्स का वीडियो बाद में देखा और थोड़ा पहले ही आपने ही कर लिया। तो मेरी आपसे सजेशन यही रहेगी आपको कि जिस दिन आप क्वेश्चन आंसर का वीडियो देख रहे हो, उससे थोड़ा देर पहले ही आप अपना वो वाला जो मेन वीडियो है उसको जरूर कवर कर लेना। इससे आपको क्वेश्चन आंसर्स और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। रेस्ट हमने अपना सेकंड लास्ट चैप्टर भी कंप्लीट कर लिया। अपने जर्नी के लास्ट चैप्टर में हम पहुंच चुके हैं, ज्योग्राफी के क्लास 8 के। बहुत जल्द हम छठे चैप्टर के साथ आएंगे और तब तक आपको क्या करना है? पढ़ते रहना है, एंजॉय करते रहना है। टिल देन, थैंक यू सो मच, बाय बाय।